चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था पहले उससे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट क्लास पूरे कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, या फिर ये सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हम लोग क्लास 11th में थे। सब्जेक्ट जो हमने लिया है, जो स्ट्रीम हमने लिया उसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड एंड बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को हमने बोला था कॉमर्स। अब सवाल ये आता है कि सर कॉमर्स के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? तो ये सारे के सारे उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लैग हो रहा है कुछ। तो इंग्लिश, इको, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और ये मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा एडिशनल जो होगा वो आपके जो भी आपका मतलब आपके स्कूल या आपके स्कूल के हिसाब से एडिशनल प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें होगी। फिर मैंने यहाँ पे बात करी थी कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़े उसका नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट व्हिच टीचेस अबाउट अकाउंटिंग, जो हमें अकाउंटिंग पढ़ाएगा। यानी अकाउंटिंग के बारे में जो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के बारे में ना, अभी हमने अकाउंटेंसी के बारे में नहीं बोला, हमने बोला अकाउंटेंसी तो एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या था? तो उसे समझने के लिए हमने तीन अलग अलग तरीके से समझा। पहला हमने जर्नल डेफिनेशन, यानी ये वाली। फिर हमने फादर ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से, और फिर हमने बुक के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर मैंने बात करी कि जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जर्नली अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जर्नली अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अगर आप रिकॉर्ड करते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और उसे आपने कहीं पे स्टोर करा, कहीं पे लिखा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो। मैंने आपको समझाया कि आप बचपन में छोटे थे, आपके मम्मी पापा सब अकाउंटिंग करते हैं। बट फर्क क्या है? जो आप अकाउंटिंग करते हैं और जो 11th का बच्चा सीखता है अकाउंटिंग, उसमें फर्क ये है कि आपके अकाउंटिंग में कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं होता। आप जैसे मर्जी आप वैसे करते हैं। पर जब आप 11th में अकाउंटेंसी पढ़ते हो या 11th की जो अकाउंटिंग करते हो, उसके अंदर आप एक सिस्टमैटिक मैनर फॉलो करते हो। और उसी सिस्टमैटिक मैनर को सीखने के लिए आप पूरे क्लास 11th में जो भी चैप्टर्स है, जैसे जस्ट लाइक जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, ये सारा आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। सेकेंड, अकाउंटिंग की डेफिनेशन फादर ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। फादर ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग फादर ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? ल्यूसिया पास्टोली। ल्यूसिया पास्टोली फादर ऑफ अकाउंटिंग है। इनके हिसाब से अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। मैंने आपको समझाया था, जिस तरीके से मुझे आपकी बात समझ में आती है, आपको मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से बिजनेस को अगर अपनी बात कहनी है तो वो क्या करेगा? वो भी एक लैंग्वेज यूज करेगा जिसका नाम है अकाउंटिंग, जिसके अंदर सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा। और उस इंफॉर्मेशन को आपका बिजनेस समझता है। जब समझता है तो उससे वो अपनी परफॉर्मेंस बताता है कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अगर आपको जानना है तो आप अकाउंट्स के बुक देख लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगली चीज है बुकिश डेफिनेशन। तो बुकिश डेफिनेशन क्या थी बुक के हिसाब से? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू द यूजर्स। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अकाउंटिंग के डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे थी कि अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस मींस क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्शन। सीरीज ऑफ एक्शंस मैंने समझाया था कि अगर आप मुझसे कुछ बात कहते हो, तो अगर लेट्स सपोज मैं अपना पेन नीचे ड्रॉप करता हूं, तो ये मेरा एक एक्ट है, एक्शन है। इस पेन के ड्रॉप करने के बाद मैं बोतल उठाता हूँ, फिर मैं मोबाइल उठाता हूँ, फिर मैं सिस्टम ऑन करता हूँ, फिर मैं लैपटॉप को देखता हूँ। ये सारी चीजें अगर मैं करता हूँ, ये सारी की सारी चीजें सीरीज ऑफ एक्शंस है। और इन सीरीज ऑफ एक्शन को हम बोलते हैं क्या? प्रोसेस। बट फर्क क्या होता है? ये सीरीज ऑफ एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड होता है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड।
और वो पीरियड होता है अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है सर 12 मंथ्स का या 1 साल का। अब वो 12 मंथ्स या तो जैन से दिसंबर होंगे या फिर अप्रैल टू मार्च होंगे। अगर आप जैन से दिसंबर लेते हो तो उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। काफी बिजनेस जैन टू दिसंबर फॉलो करते हैं, बट काफी बिजनेस अप्रैल टू मार्च। तो जो अप्रैल टू मार्च फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर। तो 2 ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे समझाया था प्रोसेस में सीरीज ऑफ एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पीरियड अकाउंटिंग पीरियड ये 1 ईयर का होता है। अब 1 साल कहाँ से? या तो जैन से दिसंबर होगा या फिर अप्रैल से मार्च। जैन से दिसंबर हो कैलेंडर ईयर, अप्रैल से मार्च हो फाइनेंशियल ईयर। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? टू स्टोर समथिंग इन समवेयर। सबसे पहली चीज मैंने प्रोसेस कंप्लीट करा था, फिर हमने क्या बताया था रिकॉर्डिंग के बारे में। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इज टू स्टोर समथिंग इन समवेयर। समथिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मनी, पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या करता है? वो रिकॉर्ड करता है। कहाँ पे? समवेयर। समवेयर कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में एक है आपका जर्नल एंट्री और एक है आपका सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितनी थी? 7 थी। ठीक है। 7 में सबसे पहले कैश बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसिप्ट, बिल्स पेबल। ठीक है। ये सारी की सारी क्या आपकी सब्सिडरी बुक्स। इतनी बातें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। होप यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये लास्ट क्लास की चीजें थी जो मैंने रिवाइज कराई है। आज आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक से। ठीक है। देखिए सर, आपको डेफिनेशन अगर क्लियर हो तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या था। ये हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन थी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू द यूजर्स। इसके अंदर प्रोसेस का मतलब मैंने समझा दिया था, रिकॉर्डिंग का मतलब मैंने समझा दिया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या होता है। अगली चीज है सर क्लासिफाइंग क्या होता है। रिकॉर्डिंग मैंने बताया टू स्टोर समथिंग इन समवेयर। समथिंग मींस कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। सॉरी सॉरी, समथिंग क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समवेयर कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस फॉर्म में? इधर जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितनी? 7 है। 7 कौन कौन से आपके पास? कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीव्ड, बिल्स पेबल। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइंग का मतलब होता है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई मतलब होता है क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर आप कह सकते हो ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, यानी अगर आपको लग रहा है कि जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करे हैं उनमें से बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन हो जो सेम नेचर के हैं, तो उन सबको एक ग्रुप में डालो, और जो आपको लग रहा है थोड़ा अलग है उसको अलग ग्रुप में डालो। यानी ग्रुपिंग करिए, क्लासिफाइंग करिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेट्स सपोज हमने रिकॉर्डिंग करा, रिकॉर्डिंग में हमने लिखा कैश, मशीन, फर्नीचर। फिर दोबारा हमने लिखा कैश, मशीन, बिल्डिंग, फिर फर्नीचर। अब इतनी सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? सेकंड स्टेप है क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन में हम लोग करते क्या है कि ग्रुप बनाते हैं। लेट्स सपोज कैश का ग्रुप बना लिया, तो कैश के अंदर इसे इसे डाल देंगे, तो ये दोनों कैश के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप लेट्स से मशीन का बना लिया, तो ये मशीन आ गया और ये मशीन, इसे डाल दिया। इसके अगला ग्रुप हमने बना लिया फर्नीचर का, फर्नीचर में 1 और 2 ये नहीं डाल दिया। ठीक है। तो हमने करा कुछ नहीं बॉस, अभी मैं बता नहीं रहा हूं कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली इसे करा जाता है लेजर के फॉर्म में, जहां पे हम क्लासिफाइंग करते हैं कि ट्रांसफर करते हैं जर्नल से लेजर में। बट आप लोग अभी आप लोगों को सोचना ही नहीं है क्या बोल रहे हैं।
ये लेजर क्या होता है, बिकॉज अभी आपको सिर्फ इंट्रो बताया जा रहा है। जिस दिन लेजर आएगा उस दिन आपको लेजर क्लियर होगा, जिस दिन क्लासिफाइंग मैं बोल रहा हूँ उस दिन क्लासिफाइंग क्लियर होगा, ठीक है। जिस दिन रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग क्लियर होगा। आज या अभी क्लासेस में आपको सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में समझना है, एक मतलब मोटा माटी फिगर लेना है कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोग क्लास 11th में हो सारे के सारे, तो आपके स्कूल में क्या हुआ, एडमिशन हुआ और क्लास 11th के बच्चों का नाम लिखा गया, 11 10 सबका नाम लिखा गया एडमिशन के डेज में। तो लिखा गया एक राम है 11th का, एक श्याम है 12th का, एक सीता है 10th की, एक लेट्स से मोहन है 12th का, ठीक है, एक राजू है 11th का, और एक घनश्याम है 11th का। अब ये सारे बच्चों के नाम तो आपने लिख लिए, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। बट अब मुझे अगर एक एक करके क्लासिफाइंग करना है कि यार 11th का बच्चा कौन कौन है, तो 11th का एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें 11th के बच्चे, राम यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ पे राजू, और फिर घनश्याम, ये 11th के हैं। 12th का एक ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर ये चले जाएगा श्याम, 10th का एक ग्रुप जिसके अंदर सीता। तो मैंने क्या करा, पहले रिकॉर्डिंग कर ली सबकी, फिर मैंने क्या करा, क्लासिफाइंग करा। क्लासिफाइंग करने का मतलब होता है ग्रुपिंग करना है, यानी ग्रुप में उसे बांट देना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब सेम होनी चाहिए सर, जैसे क्लास 11th के ही बच्चे हैं तो क्लास 11th को ऐड कर लीजिए, 12th के बच्चे 12th को ऐड कर लीजिए। तो आपने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी सबको ऐड कर दिया, सबको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो ये होता है आपको क्लासिफाइंग करना। अब क्लासिफाइंग किस फॉर्म में होता है उसे समझने के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि रिकॉर्डिंग किस फॉर्म में होता है, तो रिकॉर्डिंग मैंने बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है, या तो जर्नल के फॉर्म में या फिर सब्सिडरी बुक। सेम इसी तरीके से क्लासिफाइंग किस फॉर्म में होता है, क्लासिफाइंग होता है लेजर के फॉर्म में। आप सिर्फ नाम याद रखिए, लेजर। जब हम क्लासिफाइंग कहते हैं तो आम जिंदगी में नॉर्मली जनरली हम लोग उसे क्लासिफाइंग कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। अकाउंट्स में हम लोग क्लासिफाइंग नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं लेजर बनाना। लेजर मींस ग्रुप बनाना, ठीक है। तो आज के बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, हम बोलेंगे हमने लेजर बनाया है, या हमने लेजर में ट्रांसफर करा है रिकॉर्डिंग को। जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसे लेजर ट्रांसफर करा है, लेजर पोस्टिंग करा है, ठीक है। लेजर मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना, एक ग्रुप बनाना। Accounting is a process of recording, classifying, summarizing and communicating all the financial transaction to the users. Process मैंने बता दिया, series of action. Recording मतलब होता है to store something in somewhere, ठीक है। और classifying मतलब मैंने बता दिया कि grouping करना है, यानी बहुत सारी चीजों को on the basis of similarities आपको एक जगह रखना है। Next, summarizing क्या होता है, ठीक है। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग मतलब होता है समरी बनाना। समरी बनाना मतलब क्या होता है सर, देखिए बहुत सारी चीजें आप लिखते हैं। अब बहुत सारी चीजें लिखने के बाद लेट्स सपोज आपके बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए, उन सबको आपने रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करने में आपने 10,000 पेजेस यूज करे, ठीक है। फिर आपने उसका ग्रुपिंग करा, क्लासिफाइंग, और उसमें आपने 2,000 पेजेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुपिंग करने में थोड़ा कम हो जाएगा, नो डाउट। अब सर सवाल आता है, लेट्स सपोज आप मेरे बिजनेस के अकाउंटेंट थे जिन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग करी है। अब मुझे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को चेक करना है कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो मैंने क्या करा, जो रिकॉर्डिंग करा है उनके 10,000 पेजेस को पढ़ने बैठूंगा क्या। प्रैक्टिकली सोचिए, आप किसी दुकान में काम करते हैं, ठीक है, छोटू हो आप लोग, और आप लोगों ने क्या करा, जो भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उन सबको आप रिकॉर्ड करते हो। अब जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आपने 10,000 पेजेस में सारी रिकॉर्डिंग करी है। कितने पेजेस में, 10,000 पेजेस में। क्या उन 10,000 पेजेस को आपका जो दुकानदार, जो दुकान का मालिक है, लेट्स सपोज मैं मालिक हूं, तो क्या मैं 10,000 पेजेस चेक करूंगा? क्या 10,000 पेजेस चेक करना मेरे लिए इजी होगा? नहीं होगा यार। और अगर आपने क्लासिफाइंग करा और उसे 2,000 पेजेस में भी कन्वर्ट कर दिया, तो भी मेरे लिए इजी नहीं है इसे चेक करना। क्यों नहीं है इजी? क्योंकि जब मैं 2,000 पेजेस चेक करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो हमें करना क्या होता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग हमें इन सबकी समरी बनानी होती है। समरी जो कि 2 या 3 पेजेस में सबको शो कर दे, 2 या 3 पेजेस में।
इससे क्या होगा, जो ओनर होगा, जो यूजर्स होंगे, वो सारे इजीली आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट की चीजों को देख सकते हैं कि सही करा है या गलत करा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि सही करा है गलत करा है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, समराइजिंग, जो आप समरी बना सकते हो। समरी 2 से 3 पेजेस की होती है, तो इसमें ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आती है। समराइजिंग मतलब होता है समरी बनाना, और समरी मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट चीजों को शो करना। इन शॉर्ट मतलब छोटे तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग में, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज हम उसे क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। नेक्स्ट, वेदर रिकॉर्डिंग हो, क्लासिफाइंग हो, ये बहुत ज्यादा कवरेज मतलब कवर करते हैं, या आपके बुक्स ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। अप्रोक्स 10,000 9,000 पेजेस, 1,000 2,000 क्लासिफाइंग पेजेस, इतना कवर कर रखा है। तो ये फिजिबल नहीं है हमारे लिए, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम लोग सारे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पेजेस के देखें। क्या राम का अकाउंट था, क्या श्याम का अकाउंट था, क्या मशीन था, क्या, नहीं देख सकते, इट्स इम्पॉसिबल। अब इस केस में अगर हमें देखना हो कि सही में बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, और ये 10,000 पेजेस भी नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे, समरी उठाएंगे सर। समरी 2 से 3 पेजेस की होगी, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कैसे हुए उसके अंदर। मैं आपको समझाता हूं। आप लोग क्लास 10th में थे, इंग्लिश का पेपर था, तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर लेसन, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, या वो चैप्टर आपको नहीं आता है, आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, तो आप लोग ऐसा तो नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे। अब ये फिजिबल है ही नहीं ना, पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज आज अगर आप 1 2 3 4 घंटे एक ही चैप्टर को दे दोगे, तो बाकी रिवीजन क्या होगा। उस केस में आप क्या करते हो, उस चैप्टर की एक समरी पढ़ते हो, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे कि आपको कुछ नहीं आता और पूरा भी नहीं आता है, तो यानी समरी आपको मिल जाएगी। समरी इन शॉर्ट आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हम समरी कब बनाते हैं, जो हमें लगता है कि हमें इन सारी चीजों को जो बहुत लेंदी है उन्हें क्रक्स में शो करना है, छोटी चीजों में शो करना है, तब हम समरी बनाते हैं। और समरी का मतलब ऐसा नहीं होता कि छोटा बना दो, समरी का मतलब तो छोटा बना दो, समझने लायक बना दो। समझ में आ रहा है। अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी और स्टोरी आपको 20-25 पेजेस के, 20-25 पेजेस के, आपको लगता है इसकी समरी बनाओ, समरी में आपने सिर्फ कैरेक्टर के नाम लिखे और कोई रिलेशन नहीं लिखा, कोई एक्टिविटी नहीं लिखी, तो नहीं समझ में आएगा सर। समरी का मतलब सिर्फ छोटा बनाना नहीं होता, समरी का मतलब छोटा बनाना, और वो भी अंडरस्टैंडेबल हो, समझ पाओ आप। तो समराइजिंग मीन समरी बनाना, इन शॉर्ट चीजों को करना, बट वो साथ ही साथ अंडरस्टैंडेबल भी हो। और अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आपका समरी बनने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, देन क्लास। रिकॉर्डिंग मीन्स हम स्टोर करते समथिंग इन समवेयर, समथिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से, देखो क्या करते हैं फाइनेंशियल समवेयर में, बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से, या तो जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितनी थी, 7। पहला कैश, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स, बिल्स पेबल, डन। एक चीज है, रिक्वेस्ट आप लोगों से, मुझे नहीं पता कौन कौन बच्चा नहीं आया है आज, ठीक है, जो भी नहीं आया है, थोड़ा मेरा तो थोड़ा नेचर, आप लोगों को जो आपके भाई बहन पढ़ते होंगे उनको तो सब पता होगा, नहीं पता तो बच्चे देखिए, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। इनकेस आप एब्सेंट होते हो तो आप मुझे नोटिफाई करोगे कि सर मैं एब्सेंट हूँ इस रीजन की वजह से। अगर आप एब्सेंट नहीं बताते हो तो देखिए 1 क्लास 2 क्लास मैं टॉलरेट करूंगा, उसके बाद सीधा मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत गंदा नेचर है मेरा है। तो बेहतर होगा कि बच्चे आप लोग पहले बार तो सीरियसली रेगुलर रहिएगा। दूसरी चीज, इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछिए। उसके बाद आपको लगता है कि मेरी छुट्टी करनी है, मेरे छुट्टी करना है, मेरी वजह है कोई इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करिए। विदाउट इन्फॉर्म करे अगर आप छुट्टी करते हो तो फिर ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। ठीक है, सो ये बातें समझ में आ गई होगी, ये भी और वो दोनों बातें। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। 3 बातें हो गई। समराइजिंग के बाद क्या उसको देखते सर, तो हमारी डेफिनेशन में प्रोसेस कंप्लीट, रिकॉर्डिंग कंप्लीट, क्लासिफाइंग कंप्लीट। आपको पता है जैसे मैं कंप्लीट करूंगा ना तो 3 चीजें खत्म हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड प्रोसेस, तीनों लाइन से खत्म। तो उसके बाद हमें उतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मैं फटाफट बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो तूने बताया पहले भी। तो प्रोसेस, रिकॉर्डिंग से मैं क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग।
या कम्युनिकेशन। आप में से कोई कम्युनिकेशन को जानता है कि कम्युनिकेशन कौन है, कहां रहता है, क्या है इसका मतलब? कोई भी अगर कोई जानता है तो हैंड रेस करे और अनम्यूट करके मुझे बता दे। कोई भी बच्चा? नहीं, कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आयुष बताओ। सर इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इंफॉर्मेशन पास करना, ओके। और कोई? नहीं, सारे के सारे टॉपर है क्या? सबको सब चीज पता है? चलो समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पास करना, ठीक है। बट अगर हमें इसकी एक डेफिनेशन कंप्लीट करनी हो तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, और वो तरीका ध्यान देना, ठीक है। कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपको मूवी को समझना पड़ेगा। मूवी, ठीक है। मूवी नहीं, एक्चुअली मूवी जो टर्म है ना उसको समझना पड़ेगा। हम इस टर्म को उल्टा कर देते हैं, इवॉर्म। और जब इवॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा। तो इवॉर्म का मतलब होता है ई मींस एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ, आई मींस आइडियाज, V means views, O means opinion, M means messages from one person to another. अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? आपके आइडियाज हो सकते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपके कोई ओपिनियन हो सकती है, आपके मैसेजेस हो सकते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसा कि आयुष ने बोला था कि जब आपको इंफॉर्मेशन शेयर करो, आप इंफॉर्मेशन किसी को पास करो। अब इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है बच्चे? इंफॉर्मेशन बहुत वाइटल, बहुत ब्रॉड होते हैं। तो इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स ऑफ व्यूज भी हो सकता है ना। आपने कभी सुना होगा, जैसे आप किसी को आइडिया देते हो, यार मेरे पास ना एक आइडिया ऐसे करने का, तो आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट तो कर रहे हो, अपने आइडियाज को, अपने दिमाग की चीजों को सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। या फिर अपने व्यूज, यार मेरा मानना ये है, आइडियाज समझते हैं, व्यूज मतलब मेरी ओपिनियन, मेरा मानना ये, ओपिनियन मेरी एडवाइस, मैसेजेस जो मैं सोचता हूं, जो मेरे पास कंटेंट है, from one person to another is called communication. So communication means movie का उल्टा evolve, यानी exchange of ideas, views, opinion and messages, यहाँ पे and लिख लेंगे, and messages from one person to another. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर आप मैसेज, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन शेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। डन। तो हमारे पास डेफिनेशन के कुछ एलिमेंट्स खत्म हो गए। First one is process, means series of action for a particular period, 12 months, calendar year, financial year, recording, to store something in somewhere. Something means financial run somewhere in books of account in form of journal entry or subsidiary books. Subsidiary books are 7. First is cash book, sales book, purchase book, sales return, purchase return, bills of bills payable. Another next is classifying. Classifying means क्या करना? शॉर्ट में चीजों, सॉरी ग्रुपिंग करना, चीजों को ग्रुप में डिवाइड करना on the basis of their similarities. Summarizing means summary banana, which is understandable too. And last one is communication. Communication means movie, or कह सकते exchange of ideas, views, opinion and message from one person to another. Done. Next is financial transaction. Financial transactions. Financial transactions means transactions related to finance. Transactions related to finance. And finance means money. So we can say कि transactions related to money. तो अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें लिखी जाएंगी जो मनी के टर्म्स में है, जो फाइनेंस के टर्म्स में है।
अगर कोई नॉन फाइनेंशियल चीजें हैं, कोई मनी के टर्म्स में चीजें नहीं है, उसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, आप लिखोगे। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, आप लिखोगे। मैंने रेंट पे करा, आप लिखोगे। मैंने वाटर पेमेंट करा, आप लिखोगे। बट मैंने किसी एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करा कि क्या काम करा है, वाह, ये नहीं लिखा जाता है, बिकॉज दिस इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल चीजें हैं। ओनली फाइनेंशियल चीजों को आपको लिखना है, यानी जिससे आप मनी के टर्म्स में बात कर पाओ, पैसों में तोल पाओ, जिससे आप पैसों में मेजर कर पाओ, जिसके आप पेमेंट कर पाओ, जिसको आप, फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से सैलरी मिली, पैसा है, लिखूंगा। सैलरी दी, पैसा है, लिखूंगा। सर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, पैसा है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। मैंने किसी को शाबाशी दी कि क्या काम करा, वाह, ये भी नहीं लिखेंगे। मैं किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूं, नहीं लिखा जाएगा। मैं किसी को पनिश कर रहा हूं, नहीं लिखा जाएगा। हाँ, मैं पैसों में पनिश कर रहा हूं, लिखा जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ मनी ही अकाउंट्स में चीजें, तो अकाउंट्स में सिर्फ वो चीजें लिखी जाती है जो किसमें हो, मनी के टर्म्स में हो। नॉन फाइनेंशियल चीजों को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। लास्ट वन इज यूजर्स। ठीक है, इसको करते ही मैंने बोला 3 चीजें खत्म हो जाएगी। इसके बाद के कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग प्रोसेस। अगला है यूजर्स। सर यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स वो है जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को, यानी जो आप ये कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इतना सब कुछ, ड्रामा, इन ड्रामों को किन के लिए करा जा रहा है? इन लोगों के लिए, ये यूजर्स के लिए। यही वो लोग हैं जिनके लिए इतना सब कुछ हम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 10,000 पेजेस में, क्लासिफाइंग करेंगे 2,000 पेजेस में। क्या ओनर के पास इतना टाइम होगा कि वो 10,000 पेजेस, 2,000 पेजेस इन्वेस्टिगेट कर पाए? इम्पॉसिबल सर, नॉट फिजिबल। अब जब ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है होने लायक, तो सर सवाल आता है, फिर हम समरी बनाते हैं। समरी किसके लिए बना रहे हैं? इसी के लिए बना रहे हैं। जो सारी इंफॉर्मेशन किससे शेयर कर रहे हैं? इन्हीं से कर रहे हैं। आखिरकार ये लोग है कौन? इनको बोलते हैं यूजर्स। यूजर्स मतलब जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। अब ये यूज करने वाले दो हैं, एक है इंटरनल यूजर्स और एक है एक्सटर्नल यूजर्स। एक है इंटरनल यूजर्स और एक है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन है? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और उनको इंफॉर्मेशन यूज करने, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या है? सर मेरी ये कंपनी के अंदर के बंदों को इंफॉर्मेशन दूंगा, तो हम उन्हें इंटरनल यूजर्स कहते हैं। जैसे कि ओनर। ओनर मतलब जिसका ये बिजनेस है, उसे तो बताना पड़ेगा सर। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट और ओनर में क्या फर्क होता है? ओनर होता है जिन्होंने पैसा लगाया होता है, और मैनेजमेंट होता है जो बिजनेस को चला रहे होते हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक कंपनी है, अगर आपको पता हो, और जैसे रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड अगर आपने सुना हो, ये तो आपको अनिल अंबानी के पास है। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपकी एक कंपनी है। रिलायंस जियो जो है आपकी एक कंपनी है। ध्यान से सुनना, रिलायंस जियो में पैसा किसने लगाया होगा? ओनर कौन है अल्टीमेटली? मुकेश अंबानी, उन्होंने पैसा लगाया। बट मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज उनके बच्चे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी के पास ओनरशिप है, जरूरी नहीं वो मैनेज कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि ओनर ही मैनेज भी कर रहा हो, बट जरूरी नहीं ऐसा हमेशा हो। सपोज मेरे बिजनेस में ओनर के कोई और है, मैनेज कोई और कर रहा है, हो सकता है सर। आपकी दुकान है, आपने कोई दुकान खोली, उसमें पैसा आपने लगाया, चलाने के लिए आपने एक बंदा रखा हुआ है, उसे मैनेजमेंट कहेंगे, मैनेजर कहेंगे। तो इस ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, सब कुछ आप क्या करोगे? इसे यूजर्स को दोगे, यूजर्स उन्हें यूज करेगा। यूजर्स दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में मैंने बोला ओनर, मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो कंपनी को, कंपनी में असली में अपनी मैन पावर दे रहे हैं।
तो 3 लोग हैं इंटरनल यूजर, ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। सर एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं सर? जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? जो बाहर के बंदे जिन्होंने पैसा लगाया। आप कंपनी के अंदर के बंदे हो तो आप ओनर होते हो, बट आप अगर बाहर के बंदे हो उन्होंने पैसा लगाया तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टर्स। 2 टर्म्स और सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना इसके साथ साथ। एक होता है क्रेडिटर, एक हुआ डेटर। क्रेडिटर और डेटर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। एक है क्रेडिटर, एक है डेटर। क्रेडिटर और डेटर क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये मोबाइल बेचा, मैंने आपको ये मोबाइल बेचा कैश में, तो तुरंत आपने मुझे कैश भी दे दिया होगा। मेरे पास कैश आया, आपके पास मोबाइल गया, बात खत्म। अब अगले पॉइंट को बहुत बहुत जल्दी पिक करना, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको मोबाइल बेचा और आपने बोला मैं आपको 2 महीने बाद पे करूंगा। क्या बोला आपने मुझे? 2 महीने बाद पे करूंगा। तो जब तक आप लोग मुझे पे नहीं करते हो तो आप लोग मेरे लिए, मतलब मैं आप लोगों को अपना डेटर बोलूंगा, क्योंकि मुझे पैसे मिलने हैं आपसे। तो आप मेरे डेटर हो, आपसे पैसे रिकवर होंगे क्योंकि आप मेरे डेटर हो। वहीं पे आपके लिए, क्योंकि आपको पे करना है मुझे, तो आप मुझे बोलोगे क्रेडिटर है, इसको हमें पे करना है। ठीक है, ध्यान देना। अगर आपको किसी को पे करना होगा ना तो सामने वाला क्रेडिटर बन जाता है, और आपको अगर पैसे चाहिए सामने वाले तो सामने वाला आपका डेटर। आप तो आप अपनी जगह हो ना सर, सामने वाला क्या होगा उसकी बात करते हैं। लेट्स सपोज आपने, अब आपकी बात कर रहे हैं, आपने मिस्टर एक्स को सामान बेचा, तो मिस्टर एक्स से पैसे मिलेंगे ना, तो आपके लिए मिस्टर एक्स को क्या बनेगा? डेटर, क्योंकि उससे पैसे मिलने हैं। और मेरे से आपने सामान लिया था ना, तो आपके लिए मुझे पैसा पे करना था, तो क्रेडिटर। क्रेडिटर वो तो जिन्हें पैसा पे करना होगा, जिसे 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 पैसा पे करना होगा। डेटर वो होगा जिससे पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर करिएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स सपोज ये एक्स है, ये वाई है। एक्स ने वाई को सामान बेचा 10,000 रुपए का। एक्स ने वाई को सामान बेचा कितने का? 10,000 रुपए का। वाई ने बोला भाई भगवान कसम मैं तेरे को 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, आफ्टर 2 मंथ्स मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो अब अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स के लिए एक्स अपनी बुक में अपने बारे में तो नहीं जानेगा ना सर। एक्स अपनी बुक में किसके बारे में लिखिएगा? वाई के बारे में। बोलेगा वाई मेरा क्या है? डेटर, क्योंकि वाई से पैसे मिलेंगे। वहीं पे अगर वाई की बुक में बात करें तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाई के नजर से वाई को पे करना है एक्स को, तो एक्स वाई के लिए क्या बनेगा? क्रेडिटर। आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बार ये आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, अगर आपको पैसे मिलने हैं तो सामने वाला डेटर, आपको पैसे देने तो सामने वाला क्रेडिटर। और सामने वाले के लिए सोचोगे, अपने लिए थोड़ी सोचोगे मैं कौन हूं मेरे बारे में जानू। ना ना ना, मेरे लिए, मेरे बुक में मेरे बारे में नहीं जान सकते। मेरी बुक में सामने वाले के बारे में जानिए, और सामने वाले से पैसे लेने तो डेटर, सामने वाले को पैसे देने हैं तो क्रेडिटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? परेशानी हो, आत्मा को कोई दिक्कत हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, लग रहा हो कि यार आत्मा भटक रही है मेरी, कोई भी चीज तो डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ लीजिए सर। गवर्नमेंट समझ में आ गया सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टर जो पैसा लगाएंगे, क्रेडिटर, डेटर, इंटरनल ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो आप लोगों के पास रजिस्टर है? अगर रजिस्टर है तो आप लोग क्या करिए, फटाफट रजिस्टर के लास्ट पेज में आइए, रजिस्टर के लास्ट पेज में आइए, और उसके अंदर एक तो अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखिए और यूजर्स के बारे में लिखिए, कौन कौन यूजर्स है। जल्दी से सर, जिसका हो जाए हैंड रेस कर देना सर। ब्रिलियंट बच्चा होगा सर वो।
गजब बच्चा सर। एक तो अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखनी है और एक यूजर्स के बारे में लिखना है, बिना देखे बिना कॉपी करे, है ना। अच्छे बच्चे हो आप लोग। रजिस्टर के लास्ट पेज में आएंगे, फटाफट ये दो बातें लिखेंगे। जिसका हो जाए पहले हैंड रेज कर देना सर। जिसका पहले हो जाएगा सर, जीतने वाले को हिताची की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ सर, कौन नहीं आया कौन आया, ताकि मुझे पता चल पाए अगली क्लास में क्या करना है। किसी का हो जाए तो बच्चे हैंड रेज कर देना, ठीक है। डन पूजा, ग्रेट। और कोई? कोई और है? वैभव, ग्रेट। आयुष, 4। और कोई? हाँ जी, नैन्सी, चले डन। सो सारे बच्चों ने लिख लिया, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इन दोनों चीजों का, अकाउंटिंग की डेफिनेशन और यूजर्स के बारे में लिखा है। तो हमें पता चल गया सर कि आखिरकार हमारी डेफिनेशन थी क्या। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, मींस समझ में आया, सीरीज ऑफ एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। रिकॉर्डिंग मींस टू स्टोर समथिंग इन समवेयर, समथिंग कहाँ पे, समथिंग कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। समथिंग क्या, फाइनेंशियल समवेयर कहाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में। इस फॉर्म में जर्नल, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक 7 थी। क्लासिफाइंग मींस आपका ग्रुपिंग करना, समराइजिंग मतलब समरी बनाना। कम्युनिकेट क्या करना, कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी। लास्ट वन इज यूजर्स, यूजर्स मैंने बता दिया कौन कौन से थे। आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे जो हैंड रेस का ऑप्शन था वहीं पे वापस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया बच्चे। अगर कोई डाउट हो तो आप हैंड रेस करके आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं सर। कोई भी किसी भी बच्चों का डाउट है तो आप मेरे से सीधा डाउट पूछ सकते हैं। नहीं है, कंटिन्यू करूं? तो कंटिन्यू करने में कुछ नहीं करना मुझे, बस कुछ बातें लिखनी है, आपको अपने आप समझ में आ जाना है। अगर टॉपिक लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बट वो सारी चीजें आपको आती है, एक चीज को छोड़कर बाकी सब आता है। आइए जरा ऊपर लिखते हैं हम।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है सर। सबसे पहले इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये तो पता ही है सर, ये तो मैंने बहुत पहले समझा दिया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है। यानी अगर कोई फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है तो नहीं होगा। यानी नॉन फाइनेंशियल चीजों को देखा भी नहीं जाता, यानी पैसा नहीं लगा किसी में, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई साहब चल बे चल, यहाँ पे जरूरत नहीं है सर, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ कौन सी चीजें लिखी जाएंगी, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सर। अच्छा एक सेकेंड चीज लिखूंगा, मुझे ना कोई बच्चा बताएगा तो मान जाऊंगा सर। It measures in terms of money. कोई बता सकता है ये प्लीज कि मनी के टर्म्स में मेजर करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन दोनों में कोई फर्क होता है क्या? इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इसमें कुछ फर्क है क्या सर? कोई बच्चा प्राउडली से हाँ मैं बताता हूं, कोई भी बच्चा? नहीं, मैं ही बता दूं, चलो मैं ही बता देता हूं। देखिए जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो इसका मतलब होता है उसके अंदर पैसे इन्वॉल्व है, बट कितने इन्वॉल्व हैं उसे बोलते हैं मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल, मैंने वर्कर को सैलरी दी, मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट मैंने बोला मैंने वर्कर को सैलरी दी तो यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था। अब कितनी दी, मैंने 5,000 दिए तो इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने रेंट पे करा होगा, भाई पैसों में पे करा होगा रेंट, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कितना दिया सर, 200 रुपए, इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कितना भरा सर, 100 रुपए, इन टर्म्स ऑफ मनी सर। इन टर्म्स ऑफ मनी समझ में आ रहा है, पैसों में मेजर कर गए। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम कह रहे भैया इतना है। मैंने सैलरी दी, कितनी दी, 500 रुपए, ये है इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ सैलरी दी तो फाइनेंशियल, क्योंकि सैलरी तो भैया पैसों से रिलेटेड ही होगा ना, ऐसा तो नहीं ना रैप्टो में सैलरी दी होगी, सैलरी पैसों में ही दी होगी। तो पैसों में अगर आपने सैलरी दी है तो आपने इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बात करिए। कितना दिया, इन टर्म्स ऑफ मनी बात। मनी में जब हम मेजर करते हैं इसका मतलब पैसों में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 रुपए 3 रुपए। अब मैं बोलूंगा मैंने पानी की बोतल खरीदी, दिस कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैंने 10 रुपीज का खरीदा, दिस कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस आयुष पूछे। सर अमाउंट बोल सकते हैं सिंपली? सिंपली नहीं बोल सकते, इतना कह सकते हैं कि आप मनी में मेजर करना। मनी में मेजर करना मतलब ये होता है, देखिए एक्चुअली जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनेंस इन्वॉल्व हो रहा है। अब फाइनेंस वो गोल्ड में इन्वॉल्व हो सकता है, फाइनेंस वो बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल, मैंने 5 रुपए के आपसे कोई सामान लिया और 10 रुपए का सामान आपको बदले में दिया, दिस कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट जब मैं उसे मनी में मेजर कर रहा हूं, मनी में मेजर करने का मतलब ये होता है कि आप उसे क्वांटिफाइबल मतलब क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भैया ये 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए, 100 रुपए। आप अमाउंट बोल के नहीं कह सकते। मनी मतलब बहुत ब्रॉड टर्म है, आपको पता है मनी जरूरी नहीं सिर्फ अमाउंट हो। मनी का मतलब होता है जो भी आपके पास एक तो आपको पता है इवोल्यूशन ऑफ मनी कई सारे फॉर्म में। बार्टर भी एक मनी का फॉर्म था पहले वाला, फिर गोल्ड कॉइन है ना, ये भी मनी का फॉर्म था। सिल्वर कॉइन मनी का फॉर्म, पेपर मनी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी में आप मनी तो है बट नहीं है ना, जैसे आप बोलते नहीं है कि बिटकॉइन अगर आपने सुना हो तो मैं बोलूं 10 बिटकॉइन के बराबर मैंने पेमेंट करी तो मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी बोल दिया, बट अमाउंट आपको नहीं पता चला होगा। तो मनी में मेजर करने का मतलब तो मनी बहुत ब्रॉड है बच्चे। ये पेटीएम भी एक मनी है, फोन पे भी एक मनी है, एटीएम भी एक मनी है, कैश भी मनी है, क्रेडिट कार्ड मनी है, डेबिट कार्ड मनी है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी आई से बिटकॉइन, ये भी मनी है। तो इन सब के फॉर्म में अगर आप पे करते हो तो आप मनी में मेजर कर पाए हो। तो बस आपको ना क्वांटी मतलब नंबर्स में किसी न किसी क्वांटिफेबल उसमें कन्वर्ट करना है।
उसे बोलते हैं मनी में मेजर करना। मैंने वर्कर को सैलरी दी 10 बिटकॉइंस की, मैंने मनी में मेजर कर दिया। हालांकि मैं बिटकॉइंस पे जाना नहीं चाह रहा था, बट मनी को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सिर्फ रुपए ही नहीं है, मनी बहुत ब्रॉड टर्म है, मनी किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है। आज के चेक, मैंने चेक दिया या फिर मैंने कोई भी चीज दी, बट आपने ध्यान देना मनी में करना, मनी की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। और मनी की डेफिनेशन क्या होती है? तो मनी की डेफिनेशन सिंपल सी बात है, वो अमाउंट या वो चीजें जिसे आप इजीली एक्सेप्ट करो और जिसे पेमेंट करने वाला इजीली पे कर पाए। अब एग्जाम्पल, आप आए मेरे पास और मैं दुकानदार हूं, आपने बोला 10 किलो चीनी दे, तो मैंने बोला 10 किलो चीनी लीजिए, और आपने बोला ये लो गेहूं ले लीजिए, मैं बोलूंगा मैं नहीं ले रहा सर। ठीक है, तो बार्टर को कई बार मनी नहीं बोला जाता। आपने बोला ये ले लीजिए सिल्वर कॉइन्स, मैं नहीं ले रहा सर। अब जो चीजें इजीली एक्सेप्ट, जैसे आपने पेटीएम में, और ठीक है, अब मैं फोन पे में, ठीक है, अब मैं बैंक में डाल दूं, ठीक है भाई साहब, बोले डेबिट कार्ड से, मैं ठीक है, क्रेडिट कार्ड चलेगा सर। ये सारे के सारे क्या मनी के फॉर्म से। तो आपको मनी में मेजर करना, मनी में, मनी की मैंने डेफिनेशन ब्रॉड बोल दी है। तो मनी में अगर आप किसी चीज को कन्वर्ट करना चाहो, ये बच्चा कौन है जो अभी आया है? रियलमी वन, डियर कौन है रियलमी वन? बच्चे अब तो मैं खत्म करने वाला हूँ, आपको पता नहीं चला क्या है क्या नहीं क्लासेस के बारे में? तो वो मेरी मॉम ने मुझे बताया नहीं मैसेज के बारे में, तो मुझे पता नहीं लगा। ओके, इट्स ओके, कोई नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग होगा, तो लास्ट का जो भी पार्ट है बहुत इजी पार्ट था, कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बट सिर्फ इतनी सी बात है कि थोड़ा अपडेट रहा करो, कि एक बार देख लिया करो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के पीछे रीजन इतना था, एक्चुअली जो टाइमिंग है ना, वो काफी बच्चे, एक बच्ची थी जो बार बार कह रही थी सर मैं इस समय नहीं आ सकती, टाइमिंग की कुछ क्लैशिंग है। उस वजह से मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि अभी हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो रही है, तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल क्लासेस में एक टाइमिंग होगी, वो टाइमिंग इधर एमडब्ल्यूएफ में या टीटीएस में, वो मैं बता दूंगा, बट 4 o'clock होगी, ये डैम श्योर है, 4 to 5। तो वो चीजें सॉरी कंफर्म, सर। नहीं इट्स ओके, कोई नहीं। जो पास्ट की चीज है जो जा चुकी है उसे आप बच्चे, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसके बाद तुरंत, ठीक है, आप उससे वहां से कवर कर लेना। तो हम लोग क्या कह रहे थे? हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन अकाउंटिंग के फिनिश कर चुके थे। हम लोग बात कर रहे थे आगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने बोला इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये रिकॉर्ड किससे करता है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आती है वो मनी में मेजर करी जाती है। मैं यहाँ पे बता रहा था कि देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। मैंने वर्कर को सैलरी दी, पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है। मैंने रेंट पे करा, पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कितना पे करा वो इन टर्म्स ऑफ मनी है। और मनी बहुत ब्रॉड होता है, आप उसे बहुत तरीकों से कन्वर्ट करते हो। तो मनी के अंदर आप लोग, मैंने बताया कि आपके पास जो भी कैश पड़ा हुआ है, जो भी आपके पास बैंक में चेक पड़ा हुआ है, सारे का सारा मनी के उसमें आता है, ठीक है। तो इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड इज रिकॉर्डिंग, ये आप जानते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब टू स्टोर समथिंग इन समवेयर, समथिंग क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समथिंग क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समवेयर, कहां? बुक्स ऑफ अकाउंट किस फॉर्म में, या तो जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक क्या होगी आपके पास? कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स बिल्स पेबल, ठीक है, और सेल्स परचेज रिटर्न अगर भूल गया तो। फोर्थ है क्लासिफाइंग। मैंने आज बताया क्लासिफाइंग क्या होता है। क्लासिफाइंग मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करे हैं उनमें से जो सेम सेम चीजें हैं, सिमिलर नेचर की चीजें, उनको ग्रुप में डिवाइड कर देना। मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपके अलावा 10th 9th 12th बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, बट आपको करा क्या? सारे बच्चों को पहले लिखा कि 10th का बच्चा, 9th का बच्चा, 8th का बच्चा, फिर 10th के बच्चों को 10th वाली क्लास में डाल दिया, 11th के बच्चों को 11th वाली क्लास में डाला, 9th के बच्चों को 9th में, और 12th के बच्चों को 12th वाली क्लास में। इसका मतलब आपने क्या करा? ग्रुपिंग कर दी सर, ठीक है। मेरे पास हाल फिलहाल में अभी मेरे 2 बैचेस स्टार्ट हुए, 12th के तो मेरे पास 4 बैचेस, 5 बैचेस स्टार्ट हो गए, और ये आपके पास ये 11th का अभी मेरा फर्स्ट बैच है अकाउंट्स का। जुलाई में अगला बैच होता है, तो इन बिटवीन अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो इस वीक में ही ज्वाइन कर पाएगा। उसके बाद मैं किसी बच्चे को नहीं लूंगा अगर उसे चीजें नहीं आती तो। अगर आती है तो वो आ जाएगा, बट अगर नहीं आती है तो इस वीक के बाद किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, फिर जुलाई वाले बैच में आएगा वो बच्चा।
अब होता क्या है, जिस इतने सारे बैचेस होते हैं मेरे पास, तो जब कोई बच्चा मेरे को मैसेज करता है कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं तुरंत ना एक रजिस्टर में लिख लेता हूँ क्लास 11th का बच्चा, फिर 12th का बच्चा, 9th का, इस तरीके से मैंने ग्रुप बना दिया, वो सॉरी नाम रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ एक एक का। जैसे आपके उसमें ग्रुप में सारे कौन से बच्चे हैं, 11th के, फिर आप देखोगे 12th का जो मेरा ग्रुप है अकाउंट्स का, उसमें 12th के बच्चे हैं। इस तरीके से मेरे 12th का इको का ग्रुप है, उसमें इको के बच्चे हैं। दूसरा बैच है, दूसरा सेकंड बैच लिखा हुआ है, सेकंड इको। तो मैंने क्या करा, सारे बच्चों की पहले रिकॉर्डिंग करी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज मैंने उसे क्लासिफाइंग कर दिया। इसी तरीके से अकाउंटिंग में पहले बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज हम उन्हें भी क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कैश से रिलेटेड चीजें, मशीन से रिलेटेड चीजें, बैंक से रिलेटेड चीजें एक तरफ लिख देना, उसे बोलते हैं हम क्लासिफाइंग करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना। फिफ्थ हमारा समराइजिंग करना। समराइजिंग मैंने आपको बताया, बहुत सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ती है, बट इतनी सारी चीजें ओनर नहीं चेक कर पाता, तो आपको नेट शेल में एक समरी दिखानी पड़ती है कि आखिरकार इस बिजनेस में हुआ क्या। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने बोला कि हमने किसी को रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करने में 10,000 पेजेस यूज हुए, अब ओनर के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि 10,000 पेजेस चेक करे, तो वो क्या करता है, समरी चेक कर लेता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले बता दिया है, तो आप आराम से उस चीज को समझ सकते हो। और जो बच्चा अभी आया है, तो वो बच्चा फिर रिकॉर्डिंग देखा, उसको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, first record only financial transaction measures in terms of money, third is recording, fourth is classifying, fifth is summarizing, and sixth is analysis and interpretation. Analysis and interpretation. इंटरप्रिटेट करना या इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देखिए जब हम बोलते हैं एनालाइज करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, देन उसे अपने तरीके से कन्वर्ट करना, दिस कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे घर के सामने एक बंदा नीचे रोड में क्या कर रहा था ना, बहुत देर से ना जो ब्रिक्स होते, पत्थर जो ईंटें होती हैं, उनको उठा रहा था और साइड में रख रहा था। तो मैं काफी देर से ना उसे ऑब्जर्व कर रहा था, अच्छा ऐसा। फिर मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन लगाई, ओहो ये तो चोरी कर रहा है। अब समझिए इस बात को, हम किसी चीज को एकदम से इंटरप्रिटेट नहीं करते, फर्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सॉरी, अकाउंट्स में हम लोग सबसे पहले सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, देन उसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी सोच के हिसाब से इंटरप्रिटेशन देते हैं। एग्जाम्पल, कई बार आप बोलते हो ना कि यार आप गलत नहीं 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 आप गलत समझ गए यार, ऐसा नहीं है। जैसे आप किसी को समझा रहे हो, जैसे मैंने कुछ समझाया, अब जैसे मैंने समझाया, सामने वाले बच्चे ने बोला कि सर ऐसा, मैंने बोला अरे यार बच्चे आप गलत समझ गए। इसका मतलब क्या है, उस बच्चे ने पहले मेरी बातों को ऑब्जर्व करा, देन उसने अपनी इंटरप्रिटेशन यूज करी कि उसने क्या समझा। जैसे समझा, मैंने बोला बच्चे नहीं गलत करा, इट मींस ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों गलत थी उसकी। ऑब्जर्वेशन सही होती तो इंटरप्रिटेशन सही होता। सेम इसी तरीके से अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनालाइज, देन इंटरप्रिटेट, और इंटरप्रिटेट करने के बाद हम उसे कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब है बताना या शेयर करना, किसके साथ, टू यूजर्स। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उनके साथ क्या करना, कम्युनिकेट करना। तो ये हो गया आपके अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। इट रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट इज कम्युनिकेट टू यूजर्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको बताया डेफिनेशन खत्म होते दो चीजें और खत्म हो जाएंगी, पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी चीज खत्म कर देते, इसका नाम है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक बात बताओ, डेफिनेशन में हमें परसों और आज की क्लास लगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना टाइम लगा, 2 4 5 10 मिनट मैक्सिमम। अगली चीज है वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सिंपल है, ये भी आप लोगों को आता है। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें आती, कुछ चीजें हम बताएंगे, अभी हमारा काम ही है। प्रोसेस मतलब सर अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होता है, मतलब एम स्टार्ट हो जाता है, नहीं सर।
सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनमें से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना। सिर्फ फाइनेंशियल क्या होते हैं? पैसों से रिलेटेड बच्चे, यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनमें से पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसे बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले क्या करना? आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके बाद सर, तो पहला आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकेंड प्रोसेस होता है क्या करना? रिकॉर्डिंग करना। जो भी पैसों के लिए ट्रांजेक्शन उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए सर। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे सर? कहाँ करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट पर सर। सर किस फॉर्म में करेंगे? इधर जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स कितनी थी बताओ जरा, लास्ट क्लास हम पढ़े थे, कोई बताना चाहेगा प्लीज? बताओ। सर पूजा? 7। अच्छा एक सेकंड। हाँ बच्चे जो बताएगा ना पहले हैंड रेज करना। पूजा बताओ क्या क्या है? सर कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, कैश रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स, बच्चे कैश रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न वो और परचेज सेल्स रिटर्न। रिटर्न और परचेज रिटर्न, फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले था कैश बुक, फिर था सेल्स बुक, फिर था परचेज बुक, फिर था सेल्स रिटर्न बुक, फिर था परचेज रिटर्न बुक, फिर था बिल रिसीवेबल बुक, फिर था बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया बोला, आपने बोला कि ये शॉर्ट में क्या लिखा है दोबारा बता, तो मुझे बता देना। ठीक है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने अगर लास्ट क्लास ली है तो आपको आता होगा। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद थर्ड बच्चे होता है हमारा क्लासिफाइंग करना। अच्छा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये चेक करता हूं आपका, देखता हूं कितना ध्यान से सुना। क्लासिफाइंग को मैंने बोला हम लोग यहाँ क्लासिफाइंग या ग्रुपिंग नहीं बोलेंगे, हम लोग इसे ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये क्या था? कोई बच्चा? यस बच्चे, एक सेकंड। हाँ आयुष बताओ। लेजर। लेजर, बहुत बढ़िया सर। तो हम लोग यहाँ पे लेजर बनाएंगे इसके। तो क्लासिफाइंग नहीं बोलते हम लोग, क्लासिफाइंग हम लोग नॉर्मल लाइफ में, आम जिंदगी में आम तौर पे बोल सकते हैं सर। अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं लेजर बनाना इसका। ठीक है, ये लेजर नहीं होता है, लेजर होता है। यहाँ पे डी बहुत कम साउंड करता है। ठीक है, लेजर। तो पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, यानी जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक, देन लेजर बनाना। अब देखना चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम फिर बनाते हैं समराइजिंग ना। तो समराइजिंग कैसे बनाते हैं इधर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, समराइजिंग बनाते हैं चार चीजों से। याद करना, देखता हूं किससे सबसे पहले याद होता है। जिससे सबसे पहले याद होगा हैंड रेज कर देना सर। सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली नाम पता होना चाहिए बस, अभी ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। मैं पूरा इसे फुल पेज लिख लेता हूँ पूरा। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसी मतलब अकाउंट। ठीक है, और एक है बैलेंस शीट। चार चीजें बनती है समराइजिंग के अंदर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चार चीजें आपको बनेगा किसमें? समराइजिंग में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समरी कैसे बनती है अकाउंट्स में, तो आप बोलोगे सर चार चीजें। ये चीजें सीखोगे कब बच्चे? देखो आप लोग कई चीजें सोच रहे होंगे सर ये इतनी सारी चीजें आ रही है आप बता नहीं रहे हो। बच्चे देखो, लेजर आपका पूरा चैप्टर है। अगर आपके पास बुक हो ना, बुक का ना इंडेक्स खोलना, उसके अंदर देखना लेजर पूरा चैप्टर है। तो अगर मैं लेजर आपको अभी बता दूंगा, मैंने वैसे बता दिया जनरली ग्रुपिंग करना होता है, बट पूरा अगर बता दूंगा तो फिर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? और चैप्टर पहले वो तो लेजर आ भी नहीं सकता जब तक आपको जर्नल नहीं आता, पहले की चीज है, रिकॉर्डिंग नहीं आती। तो इनका एक ऑर्डर है। और ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ये तो सबसे लास्ट के चैप्टर है। 18-19 चैप्टर है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो इसको ये भी आपको कुछ बताओ ना जी, समरी कैसे बनती है।
तो समराइजिंग करने के लिए 4 चीजें, कौन कौन सी? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीज किसका पार्ट है बच्चे? समराइजिंग का पार्ट है, समरी बनाने का। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए कि इन सारी चीजों में आपको एक एक पेजेस लगते हैं बस, और रिकॉर्डिंग में आपके बहुत सारे हजारों पेजेस, क्लासिफाइंग में बहुत सारे पेजेस, बट ये समराइजिंग में एक एक पेजेस सर, इसलिए इन्हें बोलते हैं समरी बनाना। आपको एक चीज तो नजर आ रही होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपको प्रॉफिट और लॉस निकाल के देता है, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या करके देगा? बैलेंस शीट आपके पास कितने प्रॉपर्टीज बची हुई है या कितना उधार बचा है उसको शो करता है। जैसे मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर, ये सब चीजें। तेरे पास क्या है? ये जो मैंने बताया मेरे पास है, ये मेरी प्रॉपर्टीज है। और मैं बोलूंगा मेरे पास बैंक का लोन है, मेरे पास वो घनश्याम से उधार लिया, मैंने कल्लू हलवाई से पैसे लिए, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? लायबिलिटी, उधार। ये सारी चीजें कहां नजर आएंगी आपको? बैलेंस शीट में। प्रॉफिट लॉस में क्या नजर आएगा? प्रॉफिट और लॉस। सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या नजर आएगा? देखो ट्रेडिंग का मतलब है सेल और परचेज, तो सिंपल सेल और परचेज से जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस आएगा। ठीक, इसके अंदर भी प्रॉफिट और लॉस आता है, बट कौन सा? सेल और परचेज से रिलेटेड है। और उसके अलावा कोई खर्चा और इनकम आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी ज्यादा टेंशन नहीं है, छोड़िए, ये बिल्कुल हलवा है ऐसा मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, निकाल दो सर, कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर आएगा, बहुत डिटेलिंग में बात है सर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा सर जो तुम्हें समझ में ना आए। बस ध्यान देते रहना, सुनते रहना सर। एक भी ऐसा चैप्टर, एक भी ऐसा क्वेश्चन, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं हो जो तुम्हें ना आए, तो बस आप फोकस करके सुनते रहो मेरी बातों को। ये हो गया सर समराइजिंग। रिकॉर्डिंग हो गया, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना। और फिर मैंने बताया पांचवा क्या सर? और पांचवा क्या करना? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ये तो अपने आप में एक स्टेप है यहाँ पे। एंड लास्ट में 6 मैंने बताया कम्युनिकेट टू यूजर्स, कम्युनिकेट टू यूजर्स। सर यूजर्स कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, कोई नाम बताएगा प्लीज? कोई भी बच्चा हैंड रेज करिए, नाम बताएगा। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, कोई है? योद्धा, पूजा, बहुत बढ़िया। और कोई? नैन्सी, ग्रेट। वैभव, आयुष। वैभव जरा बताइए प्लीज। सर इंटरनल यूजर्स होते हैं ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल यूजर्स हैं इन्वेस्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, क्रेडिटर और डेब्टर। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे सिखाता हूँ बच्चे, ये जो मैंने डेटर बोला है, ये बी को साइलेंट कर लीजिए, डेटर, बी साइलेंट है, डेटर नॉट डेप्टर। ठीक है, तो इसे सही करेंगे हम लोग, और डेटर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। जब आप 11th में आते हो आपको क्या पता होगा ना, डेटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, डेप्टर क्या होता है, डेटर क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि आप समझिए, ये डेटर होता है, बी साइलेंट डेटर। ठीक है, चलिए, तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर अंदर लोग हैं, जैसे ओनर्स, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट। और बिजनेस के बाहर के लोग जैसे कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, जिनसे पैसे लेने हैं डेटर, जिनको पैसे देने हैं क्रेडिटर। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 कम्युनिकेट टू यूजर्स हो गया। ये तो हमारे पास कितनी चीजें हो गई? हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? अगर स्टार्टिंग से देखें, कॉमर्स के बारे में समझ गए आप? कॉमर्स क्या होता है? अकाउंटेंसी समझ गए आप? अकाउंटिंग समझ गए? अकाउंटिंग की तीनों डेफिनेशन समझ गए? पहली डेफिनेशन जर्नल वाली, दूसरा लिसा पैसोली के साथ, तीसरा बुक वाली। बुक के अंदर आपने रिकॉर्डिंग समझ लिया, क्लासिफाइंग समझ लिया, समराइजिंग, कम्युनिकेट और यूजर समझ लिया। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, और उसके बाद हमने क्या समझा? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझ लिया है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो अब एक बात और बता देता हूं, हम लोग कल भी मिलेंगे, ठीक है, 10 बजे सुबह। किसी को अगर आपको लगता है कि मेरी टाइमिंग कोई इश्यूज हैं, तो प्लीज आज शाम तक, मतलब एक दिन पहले आप लोग मुझे बता दिया करो, ताकि मुझे अपने हिसाब से, उस हिसाब से मैनेज करो, ताकि दिक्कत ना हो।
कल हम लोग 10 बजे मॉर्निंग मिलते हैं और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अपने कंटेंट बहुत ज्यादा है, समझना सबसे ज्यादा है हमें। कंटेंट बहुत कुछ है, आपको इतना कुछ दूंगा, पर सवाल यह तो समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बहुत स्लोली और बहुत ज्यादा चीजें तरीके से समझा के आपको बताता हूँ। तो आप भी ज्यादा तरीके समझिए और चीजों को मेमोराइज ज्यादा करिए। क्यों मेमोराइज करना है सर? क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। और लिखोगे कब सर? जब आपको समझ में आया, जब आपको याद होगा। तो समझाया क्यों? समझाया इसलिए ताकि आप कल के दिन किसी को समझा पाओ। सोचो, अगर आपके स्कूल स्टार्ट हो जाए और आपका दोस्त आपसे पूछे कि ये क्या होता है और आप उसे सारी बातें समझाओ, तो सर आपका एक अपर अलग ही लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंग समझा करो कि मैं कल के दिन किसी को समझाऊं तो कैसे समझा पाऊंगा जब मुझे ही पता चल रहा है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली आज। जिस बच्चे ने मिस करा था वो बच्चा मैं अभी तुरंत मतलब विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करके यूट्यूब में डालना पड़ता है। यूट्यूब में जितनी भी देखो, अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हुई है, 2 ही क्लास हुई, लास्ट क्लास है आप वाली, तो आप मेरे से बोलना, यूट्यूब में एक आईडी दूंगा, उस आईडी से आप खोल पाओगे। हाँ, उसके अलावा आप कोई वीडियो नहीं खोल पाओगे, ये भी बात है। तो इसलिए अगर आपको कोई क्लास छूटती है या मिस होती है, या अगर नेटवर्क की वजह से आपका कोई बीच का पोर्शन कट जाता है, तो आप मेरे से बोलेगा सर ये वीडियो सेंड कर दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा, आप पर्टिकुलर पोर्शन देखिए, आगे बढ़िए, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? अकाउंट्स, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसके यूजर्स के बारे में, और कुछ हम पढ़ेंगे इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट में सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये बातें आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आई तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं आया तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते, कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है अभी तो आप पूछ लीजिए सर। किसी को भी कोई पॉइंट में डाउट आ रहा है सर, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग में जर्नल ये वाली, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। प्रोसेस के अंदर जो नाम है ना बच्चे, अभी नाम पता होना चाहिए, काफी है आपके लिए, क्योंकि चैप्टर आएंगे, पैनिक मत करना, सारे चैप्टर आएंगे, सब कुछ समझ में आएगा, तो सही टाइम का इंतजार करें, ठीक है। होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है। थैंक यू।